तो गुड मॉर्निंग। हम जो है महादेवी वर्मा का जो है पाठ भक्तिन पढ़ रहे थे और हमने भक्तिन में देखा था कि किस प्रकार जो है वो भक्तिन जिसका नाम लक्ष्मी था उसकी अल्पायु में शादी कर दी गई और उसके बाद जब वो अपने मायके गई तो कुछ समय बाद जो है उसके पिता का देहांत हो गया और देहांत के समय भी जो है उसकी सास ने उसको नहीं बताया और फिर जो है किसी बहाने से उसको उसके मायके भेजा गया। तब जो है स्थिति क्या बनी थी वो हमने देखा था कि जो है उसकी माँ ने उससे अच्छे से रुख नहीं किया। उसके बाद जो है वो अपने घर आ गई और अपने जो है पति और अपनी सास से जो है उसके बारे में जो है झगड़ा करने लगी और गुस्सा व्यक्त करा उसने। उसके बाद हमने देखा कि जो है वो काफ़ी समझदार महिला के रूप में थी और अल्पायु के अंदर क्या हो गया कि 29 साल की उम्र के अंदर उसके पति का देहांत हो गया। ये बात भी हमने देख ली थी। आगे हमने देखा था कि जब उसके पति की जो है देहांत हो गया तो उसके बाद जो है उसने क्या किया, अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया और विवाह के उपरांत जो है अपने जो है दामाद को अपना घर जमाई बना कर रख लिया। 3 फेज हमने उसकी ज़िंदगी के देखे। अब अगला जो तीसरा पड़ाव था वो अब उसकी ज़िंदगी का शुरू होता है और आज जो है हम उसी के बारे में देखेंगे कि जो है ये क्या हुआ यहाँ पर भक्तिन के साथ में कि उसको महादेवी वर्मा के घर तक पहुँचना पड़ा। क्योंकि हमने देखा कि भक्तिन काफ़ी जो है अमीर घर से है, उसकी खुद की अपनी संपत्ति है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति हुई कि उसको जो है काम करने महादेवी वर्मा के घर जाना पड़ा, ये हम देखेंगे। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब देखिए क्या हुआ उसकी, जब भक्तिन जो है उसका दुर्भाग्य तो वैसे खराब ही था क्योंकि उसकी जो है पति की जो है कम आयु में मृत्यु हो गई, लेकिन साथ ही साथ जो उसकी बड़ी बेटी थी है ना, उसके भी पति क्या है मर गए और वो भी बच्ची भी जो है विधवा हो गई। भाइयों से पार ना पा सकने वाले जेठ और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों की आशा की एक किरण देख पाई। और अब जो है जो स्थिति उसके साथ हुई होगी वैसी कल्पना जो है आप समझ सकते हैं कि जब उसकी बेटी भी विधवा हुई तो उसके साथ भी होगी। भाई उसके भी जो है जेठ जिठानी रहे होंगे या देवर रहे होंगे, जो भी रहे होंगे उन्होंने उसको किसी न किसी तरीके से परेशान किया होगा। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जीठो तो अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। अब देखिए जब उसकी भक्तिन जो लक्ष्मी और उसकी बेटी विधवा हो गई तो उसका जो उस बेटी का जो जेठ था उसने क्या किया, वो अपने साले को जो है उसे शादी कराने के लिए ले आया। तो इससे क्या होगा, जो उसकी बेटी का जो भी संपत्ति थी सब कुछ थी तो वो उसके साले का यानी उसका खुद का हो जाएगा जेठ का। तो ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा करी कि फिर उसके मरते ही वो दूसरा उसकी शादी कराने के लिए व्यक्ति ले आया। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। और अब जो है भक्तिन की बेटी, जब भक्तिन समझदार है तो उसकी बेटी भी समझदारी होगी, तो उसने क्या कर दिया, जब उसके लिए रिश्ते का प्रस्ताव लाया गया उसके पति की मृत्यु के बाद उसने इस रिश्ते को क्या कर दिया, नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोइयों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। और अब वो कह रही हैं जो बाहर के बहनोई है उनका आना जो है चचेरे जो भी है व्यक्ति उसके लिए सुविधाजनक नहीं था। अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया और जो ये प्रस्ताव जो था शादी का वो क्या रह गया, जहाँ का तहाँ रहकर स्टॉप हो गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। और अब देखिए कि जो है दोनों माँ बेटी विधवा होगी, दोनों के पास संपत्ति है, दोनों अपनी अपनी संपत्ति का क्या करने लगी, ख्याल करने लगी। लेकिन कुछ खुरापाती लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार प्रयास करते रहते कि किसी ना किसी तरीके से वो क्या करते रहे, खुरापात करते रहे और जो है अपने जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिए जो है तलवार बनकर खड़े हैं। तो यहाँ पर भी ये स्थिति जो जेठ और जेठानी है वो लगातार प्रयास करते रहे कि जो है किसी न किसी प्रकार से उसकी शादी करवा दी जाए, लेकिन जो है उपाय सोचते रहे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी के कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और जो लड़का था जो उसके जेठ ने अपने साले को बताया था शादी के लिए और उसने नापसंद कर लिया उसको, वर मतलब दूल्हा है ना, तो जो क्या करा एक दिन जब उसकी माँ नहीं थी, भक्तिन नहीं थी, तो उसने क्या करा, वो घर के अंदर घुस गया और उसने घर का दरवाजे को बंद कर लिया। जो कोठरी मतलब जो छोटा सा घर होता है उसको कोठरी कहा जाता है, उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे और जो उसके समर्थक थे
क्योंकि जो है किसी को बदनाम करने के लिए ये सब कार्यस्थानी की जा सकती है। तो जो है वो जेठ जीठानी जो थे उस लड़की के, उन्होंने क्या कर लिया, गांव वालों को बुलाना शुरू कर दिया। युवती ने जब ये डकैत वर्ग की मरम्मत पर कुंडी खोली तब बेचारे समस्या में पड़ गए और जो है उस लड़की ने क्या किया, उसको खूब मारा अंदर बंद करके, क्योंकि जो एक तरफ तो वो किस इंटेंशन से, उसके इरादे से अंदर गया उस लड़की को बदनाम करने के लिए, ताकि वो बदनाम हो जाए और जो है फिर उससे वो शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कहानी उल्टी हुई कि जब उसने दरवाजा अंदर बंद कर लिया तो उसने क्या करी, उसकी मरम्मत कर दिया, उसकी खूब पिटाई लगाई। और गाँव वालों को बुलाने पर क्या हुआ कि जो है उसने क्या देखा, भाई इसको मार काट के निकला। इसका मतलब यह हो गया कि वो ज़बरदस्ती उसके पास घुसा था और उसने अपनी जो है सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया, उस लड़के को मारा। तो यहाँ पर बात उल्टी हो गई। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। और अब जो है वो क्या कह रहा है वो युवक कि इसने मुझे अंदर बुलाया था, है ना, क्योंकि वो गया किस इरादे से था कि वो उसकी बेइज्जती करे, इज्जत खराब कर दे, ताकि वो शादी के लिए राजी हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो लोगों को जब गांव वालों को बुलाएगा तो गांव वालों सामने कहने लगा कि भाई मुझे तो इसने बुलाया इसलिए अंदर गया। लेकिन दूसरी ओर वो लड़की क्या कह रही है कि नहीं, ये खुद घुस आया और मैंने इसको मारा है, मेरे 5 उंगली के निशान इसके फेस पर, देख लो, इसका ये सबूत है। तो इस प्रकार जो है देखिए आगे क्या होता है। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। और अब जो है ये सब बातें, गांव का माहौल है, गांव में पंचायत बुलाई गई और फिर जो है दूध का दूध पानी का पानी जो है वाली स्थिति वहाँ पर बनी रही। दोनों के पक्षों को रखा गया और जो है अंत में उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। कलयुग को जो है उसका नतीजा स्वीकार करके भाई युग को जो नाम कहते हैं नसीब में जो लिखा होता वो होता है, ये बातें कर कर उस बात को रफा दफा कर दी। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकते हैं। और अब जो है जबरदस्ती उसके जो है शादी वाली बात उसके साथ आने लगी कि वो दोनों किसी भी रिश्ते से उस कोठरी में थे। पर यह तो बात यही नतीजा कि अब कलयुग में क्या है, उनको दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया। माँ ने अग्नि नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। और अब जो है उस लड़की को बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि जबरदस्ती पंचों ने उसके खिलाफ फैसला सुनाएगा, उसको उससे शादी करनी पड़ेगी। तो उस लड़की ने अपने होठ बींच लिए और खून निकलने लगा होठों से। और इधर जो उसकी माँ है भक्तिन, उसके तो जबरदस्ती वो जो है दामाद गले पड़ गया, जो क्योंकि उसका जो दामाद था वो तो मर गया और जो जेठ का जो साला था उससे शादी उसको करवानी पड़ी। तो जो है अब लक्ष्मी को भी गुस्सा आने लगा। संबंध कुछ सूख कर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। और अब तो उसकी पत्नी बन गई तो जबरदस्ती उसे बहुत सारी जो है जबरदस्तियाँ क्या करता था। तो इस प्रकार जो है वो परेशान होकर क्या करती रहती थी, उससे होठ मिला लिया करती थी और जो है वो क्रोध करा करती थी। तो उसकी स्थिति जो है बहुत ही खराब बनी हुई थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। और जो है अब एक तरफ तो जो है वो अपनी गृहस्थी आराम से पति के मरने के बाद अच्छे से चला रही थी, सब काम देख रही थी, लेकिन बीच में जो ये समस्या है उस पर उत्पन्न हो गई। तो इससे क्या हो गया, उसकी खेती है, उसकी गाय है, सब में जो है परेशानियाँ उत्पन्न होने लगी। और जो है अब उसको जो है लगान देना भी क्या हो गया, भारी पड़ने लगा, क्योंकि वो पारिवारिक जो है द्वेष में पड़ने लगी। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर खड़ी धूप में खड़ा रखा। और अब जो है भक्तिन की भी स्थिति खराब हो गई। भाई भक्तिन जब लगान नहीं चुका पाई तो जो जमादार था उसने क्या करा, उसको पूरे दिन बुलाकर जो है धूप में खड़ा रखा। तो धूप में खड़े रहने से भी क्या हो गई, वो परेशान रही। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। और अब जो ये अपमान उसके दामाद के कारण, पारिवारिक द्वेष के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई, तो ये अपमान क्या हो गया, उसके लिए बहुत बड़ा द्वेष बनकर खड़ा हो गया। क्योंकि एक तरफ वो क्या है, कर्मठ महिला है, अभी तक जो है पति के मरने के बाद उसने अपनी बेटियों की शादी करवाई, अच्छे से जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब जो एक छोटी सी जो है घर में पारिवारिक कला के कारण जो है स्थिति पलट गई। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार शहर आ पहुंची। और आप देखिए कि क्यों आई वो शहर, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी सारी जो चीज़ें थी, उसकी मेहनत जो थी
उस पर पानी फेरने वाला उसका दामाद जो आ चुका था। इस कारण जो है उसकी जो बनी बनाई जो खेती थी, सब कुछ था, उसका व्यवसाय था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब जो है वो पैसा कमाने के लिए कहाँ पहुँची? शहर आ पहुँची। घुटी हुई चांद को मोटी मेली धोती से ढके और मानो सब प्रकार के आहार सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिषद का जो अंत हुआ उसकी इतनी अभी दूर है। और अब देखिए, जो एक जिंदगी का तीसरा पड़ाव भी खत्म हुआ और दामाद के रूप में। अब चौथा पड़ाव शहर में आना था और गंदी से धोती पहनी है, उसमें अपना शरीर को ढक रखा है, कुछ आहट उसके कानों में सुनाई पड़ रही है। और धीरे धीरे वो जो है अब सेवक धर्म निभाने के लिए कहाँ पहुँच गई है? महादेवी वर्मा के घर पहुँची। और महादेवी वर्मा यूँ कह रही कि वो चौथे पड़ाव में तो आ गई अपनी ज़िंदगी की, लेकिन अभी चौथा पड़ाव की इति यानी कि समाप्ति भी बाकी है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? और अब जो है उसकी, क्योंकि जो है भक्तिन एक तो बहुत अच्छी अमीर थी, लेकिन उसकी स्थिति दुर्भाग्यवश खराब हो गई। तब उसके बाद कपड़े भी मेले कुचले थे। तो उसकी खराब स्थिति को देखकर महादेवी वर्मा ने शंका से पूछा कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़े और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बात आई रोटी बनाना जानी थी, दाल रांध रही, साग भाजी छौकत सकित, और बाकी का रहा। और वो यूँ कह रही है कि भाई खाना बनाना तो आते ही है, रोटी बनाना जानती है, दाल बनाना जानती है, साग सब्जी सब जानती है वो, है ना, और क्या बाकी रह गया? और कुछ पूछना तो पूछ लो, ये उसने जवाब दिया। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि वो क्या है, एक निष्ठावान और एक दबंग महिला के रूप में जो है अपन ने देखा कि कर्तव्यनिष्ठ महिला है, तो जो है उसने फटाक से जवाब दिया। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे ओंधकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। और अब जो है महादेवी वर्मा ने उसको साफ सुथरे कपड़े दिए, वो नहा धोकर उस कपड़ों को पहन के खड़ी हुई। और जो है उसने सूर्य और पीपल की क्या की, सुबह सुबह पूजा की, भक्तिन ने की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 2 लोटे जल से उसने जो है पीपल और सूर्य का अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। और अब जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक व्यवस्थित रूप से क्या है, वो चूल्हा चौके करने के लिए गई, वहाँ पर उसने एक लक्ष्मण रेखा बनाई। तब जो है वो महादेवी वर्मा समझ गई कि भाई ये व्यवस्थित है, और जो है सेवक का साथ जो है टेढ़ी खीर के रूप में देख सकते हैं। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। कोई भी पाक कुशल दूसरे काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। और अब जो है महादेवी वर्मा भी क्या है, अच्छे से खाना बनाना जानती है, पाक विद्या, पाक मतलब खाना है ना, तो पाक विद्या में निपुण है, और जो है अच्छा सा खाना बनाना जानती है। तो ऐसे में जो है कोई किसी और का खाना जब हम खाते हैं तो थोड़ी बहुत तो नुक्ताचीनी यानी हम थोड़ा बहुत तो कमी निकालते ही हैं। तो क्योंकि जो अच्छा बनाना जानता है उसको किसी और का खाना समझ में भी नहीं आता। तो स्थिति देखिए क्या होती है। तब कोयले की रेखा मेरे लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। और अब जो है भक्तिन खाना बनाने से पहले उसने लक्ष्मण रेखा खींची कि भाई इस जगह से यहाँ तक कोई आ नहीं सकता, यहाँ मेरा हिस्सा है, यहाँ बैठ के मैं अपना काम काज करूँगी। तो अब जो है महादेवी वर्मा के लिए जो है रसोई के अंदर जाना भी जो है, एंट्री करना भी जो है एक दुर्लभ था, है ना, अभी वो जा नहीं सकती, लक्ष्मण रेखा के समान नहीं है, क्योंकि काम की जिम्मेदारी भक्तिन के ऊपर है। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पढ़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। और अब जो है वो अपने बिछौने पे जाकर पढ़कर जो है नाक के ऊपर जो है खुली पुस्तक रखकर क्या है, चौके में पड़ी जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर जो है उसकी भाई खाना पकाना पाक विद्या में निपुण है ना, तो जो है अब उसके पाक विद्या के तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि अब भक्तिन उसके घर का खाना बनाने का जो है दायित्व संभाल रही है। तो चुपचाप जो है अपनी जगह पर पड़ी रही। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अपलावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर घाड़ी दाल परोस दी। और अब जो है उसने क्या कि एक थाली ली, फूल वाली बढ़िया खूबसूरत सी थाली होगी महादेवी वर्मा की, तो उसमें 4 रोटी रखी और घाड़ी सी दाल उसने उसको परोस दी महादेवी वर्मा को।
पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, ये क्या बना है, तब अब हदबुद्धि हो रही। और अब जो है महादेवी वर्मा को जब उन्हें खाना परोसा तो महादेवी वर्मा ने पूछा भी कि क्या बना, तो वो क्या हो गई, मुस्कुराती मुस्कुराती क्या हो गया, हतप्रत हो गई भाई, एकदम साइलेंट हो जाती, कुछ समझ नहीं आया होगा उसको खाना, है ना। तो ऐसी स्थिति हो गई। रोटियाँ अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई पर अच्छी है। और अब वो क्या कहने लगी, भाई रोटियाँ कुछ अच्छी सेकने के कारण क्या होगा, खरी हो गई, ये थोड़ी काली हो गई होगी रोटियाँ। तरकारियाँ थी पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। और अब वो यूँ कह रही है कि भाई तरकारियाँ यानी सब्जियाँ पड़ी थी तो पर है ना दाल बन गई, तो अब जो है अब तरकारी बनाने का मतलब तरकारियाँ जो है यानी कि सब्जियाँ जो है शाम को बना दी जाएगी। ये जो वो आपस में बातचीत कर रही हैं, उसको लक्ष्मी जवाब दे रही है, दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। और अब वो कह रही है दूध घी भी उसे अच्छा नहीं लगता, अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। और अब जो है दूध दही भी नहीं हो तो क्या कर ली जाए, अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चला तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और अब जो कह रही है भाई अगर तुम्हें दाल भी समझ में आ रही, तरकारी भी समझ में आ रही, चटनी भी समझ में आ रही, तो जो गांव से थोड़ा गुड़ लाई थी वो दे देगी, तो उससे तुम खा के महादेवी वर्मा को ऑर्डर दे रही हो, खाना बना खा लेना तुम गुड़ से। और शहर के लोग क्या काला बत्तू खाते हैं। और अब वो कहने लगी भाई शहर के जो लोग हैं वो तो हर कुछ खाते हैं, है ना। क्योंकि अब एक तरफ तो वो सेवक है लेकिन फिर भी अपनी मालकिन सेवकों को बिल्कुल खुद भी मालकिन बन के बात कर रही है। तो कह रही है शहर के लोग तो क्या खाते हैं, हर कुछ खाते हैं, काला बत्तू यानी कि हर कुछ खाते हैं। फिर वो कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं, और फिर वो कह रही है वो खुद कोई अनाड़ी और फूहड़ नहीं कि हर कुछ बना रहा, वो तो समझदार है, अपने आप को समझदार घोषित कर रही है। उसके ससुर, पीतिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले। और अब वो उसके ससुर की, उसके और आगे वाले ससुर, उसके साथ जो भी उसके खाने की जो है तारीफ किया करता, उन सब की बातें वो किसको, महादेवी वर्मा को सुनाने लगी। आगे देखिए, भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करते रहे। और अब जो है महादेवी वर्मा कहाँ पहुंची, भाई महादेवी वर्मा एक लेखिका है, अच्छे से जो है वो टीचर भी रही होंगी हो सकता है, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी पहुंची। तो जो है उसके जो भक्तिन का जो लेक्चर था कि भाई तुम गाँव के शहर के लोग हर कुछ खाते हो, अब गुड़ दे देगी, तो गुड़ वाले बात उसके दिमाग महादेवी वर्मा को झची नहीं। और अब वो दाल और एक मोटी रोटी खाकर कहाँ पहुँच गई, जो है अपनी यूनिवर्सिटी पहुँची। और अब यूनिवर्सिटी जब वो पहुँची तो देहात यानी गांव का जीवन और शहर के जीवन की जो विभिन्न था उसके बारे में वो गहराई से सोचने लगी। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने अपनी जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागरूक कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। और अब जो है भक्ति ने उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो महादेवी वर्मा क्या करने लगी, परिवार वालों की चिंता का निवारण का जो है उसका सारी चिंताएं है वो परेशानी सबको छोड़ के भक्तिन का ही सहारा है, तो ये सारी बातें उसने महादेवी वर्मा को बताई। तो महादेवी वर्मा क्या उस सरल सा जीवन उस भक्तिन का और लक्ष्मीन का तो उसके जीवन से इतनी प्रभावित हो गई कि वो क्या है अपनी स्वयं की जो असुविधा थी, है ना, वो अपने स्वयं के जीवन में जो भी असुविधाएं महसूस करने लगती थी उसको जो है सुविधा की चिंता से दूर करने की कोशिश करने लगी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव भी ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। और अब जो है भक्तिन क्या कर जाती है, उसका स्वभाव ये है कि भाई वो अपने आप में जो है सभी लोगों क्या बना लेना चाहिए, अपना बना लेना चाहती है, लेकिन अपने संबंध में वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहती है। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव के बारे में हमने देख लिया कि वो जो है दूसरों को अपना बनाना चाहती है, लेकिन वो अपने आप की जो पहचान है वो थोड़ा छुपाने की कोशिश करती है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। और अब जो है वो कह रही है कि वो अपनी पहचान छुपा रही है, इसीलिए क्या कह रही है वो गांव वाली कहला रही है, क्योंकि जो है जब वो आई तो उसका जीवन सादगीपूर्ण था, लेकिन हमें पता है वो क्या है एक अमीर थी, लेकिन उसकी परिस्थिति वश क्या हो गई, उसकी स्थिति पलट गई, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। और अब जो है जब वो शहर भी आ गई है ना और अच्छे माहौल में आई, लेकिन उसको फिर भी क्या है शहर की हवा नहीं लग पाई। मकाई का रात को बना दलिया
सवेरे मट्टे से सौंधा लगता है। और अब जो है आपको पता है मक्की का दलिया सभी गांव के लोग तो अक्सर खाया करते हैं, है ना। तो वो जो है रात को बना देती थी और सुबह सुबह खाती थी, तो उसको क्या लगता था, सौंधा सौंधा अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। और अब वो कह रही है बाजरे के कुछ खाने की गाँव की और जो है शहर की चीज़ों में जो है देख रही है, वो कुछ महसूस कर रही है कि भाई जो है बाजरे के तिल के लगाकर बनाए हुए पोहे गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मवों की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है यदि वो मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। और जो है कुछ सारी चीज़ें वो महादेवी वर्मा को बताती रहती है, ये सारे खाने की चीज़ें कि ये चीज़ें जो है किस प्रकार से जो है अलग अलग है, कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये सब बातें वो महादेवी वर्मा को बताती हैं। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्ति इनके पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। और अब जो है वो गांव के थी तो गांव वाली सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी और महादेवी वर्मा को भी जो है वो करवा रही थी कि भाई तुम भी उसी रास्ते पे जो मैं सीख के आई हूँ। अब वो शहर में आई है रसगुल्ला खाने के लिए भी वो राजी नहीं है, अभी तक रसगुल्ला भी उसने मुँह में शहर का नहीं डाला है। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखी। और अब जो है साफ धोती पहनने वाली भी बात है कि भाई रात दिन महादेवी वर्मा ने उससे प्रयास किया कि वो साफ धोती पहन ले, पर अभी तक भी क्या उसने साफ धोती पहनने का प्रयास नहीं किया, ना ही सीखा। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। और अब जो है महादेवी वर्मा बड़े अपने कपड़े धो धुआ के सुखाती होंगी, लेकिन वो उन कपड़ों को भी जब वो तय करती है तो सिलवटों से भर देती थी। देखिए कैसी स्थिति है। मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी न सीख सकी। और अब जो है इतने टाइम तक महादेवी वर्मा के साथ रही, महादेवी वर्मा को वो सब कुछ सिखाती रही, लेकिन महादेवी वर्मा से उसने जो है एक जी कहना भी नहीं सीखा, बल्कि वो आय करके जो है बात करती थी। जी कहना भी उसने अभी तक नहीं सीखा था। भक्ति अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। और अब जो है वो कह रही है कि जो भक्ति है वो अच्छी है ये कहना हमें कोई कठिन नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या है, दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व गुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। और जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र तो नहीं है, लेकिन हाँ वो गलत भी नहीं है, काफ़ी हद तक वो अच्छी इंसान है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी गलत कहना सही नहीं है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार करके किसी मटकी में कैसे अंतरित हो जाते, ये रहस्य भी भक्ति जानती है। और अब जो है वो कह रही है कि भाई महादेवी वर्मा की आदत होगी इधर उधर पैसे जो है पड़े रहते होंगे उनके, तो उसको भी वो क्या है व्यवस्थित स्थान पर रख दिया करती थी। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वो उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। और अब जो है जो पैसे थे इधर उधर डाल दिए तो उसको वो सेफ छुपा कर रखती महादेवी वर्मा के, ताकि वो समय आने पर क्या करती थी, किसी शस्त्र की तरह महादेवी वर्मा के समक्ष प्रस्तुत करती और उस महादेवी वर्मा को काम में आ जाते थे। उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपये जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल रख लिया। और अब जो है वो महादेवी वर्मा के घर को अपना घर समझती थी, इसलिए महादेवी वर्मा का पैसा जो है इधर उधर पड़ा होता तो वो उसको क्या करती थी, संभाल के रख दिया करती थी। उसका जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। और अब जो है वो क्या करती है, उसका जीवन का परम कर्तव्य क्या था, महादेवी वर्मा खुश रहे, है ना, क्योंकि वो महादेवी वर्मा जो है उसकी मालकिन तो उसको खुश रखने के लिए अगर कभी कोई इधर उधर की बातें भी होती है जिससे उसको गुस्सा आएगा महादेवी वर्मा को, तो वो क्या करती थी, बात को गोलमोल कर देती ताकि महादेवी वर्मा को कभी गुस्सा नहीं आए और ना ही वो कभी उससे नाराज हो। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। और वो जो है उदाहरण भी देती है कि भाई महादेवी वर्मा अगर उससे नाराज हो जाए तो कहती है कि भाई झूठ बोलना चोरी करना थोड़ा बहुत तो भगवान भी क्या कर दोगे, नहीं तो वो महादेव जी को कैसे खुश रख दोगे। तो आप देखिए कि किस प्रकार भक्ति जो है अपने गाँव के जीवन को अभी भी नहीं छोड़ रही, लेकिन महादेवी वर्मा के साथ में किस प्रकार महादेवी वर्मा के साथ उसका एक लगाव बन गया और वो अपनी मालकिन को खुश रखने के लिए जो है कितने सारे प्रयत्न करती रहती थी। तो बच्चों आज के लिए अपना इतना ही, अगली क्लास में इस पाठ को हम और पढ़ेंगे क्योंकि पाठ काफ़ी रुचि कर है और इस पाठ के अंदर हमने देख ही लिया कि वो किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप संघर्ष कर रही है। और अब देखिए अंत में भी जो महादेवी वर्मा के साथ है तो क्या हो रहा है ये भी हम देखेंगे।